साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम वो बड़ी खबरें। और आज क्या बड़ी खबर है दोस्तों, क्या मुख्य खबर है? राजनीति से जुड़ी हुई भी कई धमाकेदार खबरें हैं। और आज राजनीति से हटकर अगर बात करें तो भीमराव जी अंबेडकर की आज 132वीं जयंती थी, देश भर में धूमधाम से मनाई गई। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर की दोस्तों, इसी खबर से, क्योंकि इसके बीच ही एक ऐसा गांव भी था, भादरा तहसील का कहे, विधानसभा क्षेत्र का कहे, कि वहाँ बाहरी पुलिस जाब्ते के बीच भीमराव अंबेडकर की जयंती बनाई गई। आखिर क्या कारण रहा कि बाहरी पुलिस जाब्ता, भादरा का प्रशासन वहाँ मौजूद रहा और भीमराव जी अंबेडकर की जयंती मनानी पड़ी? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जटान गांव की। और उस गांव में पूर्व में भी एक हल्का सा विवाद हुआ था, लगातार विवाद बना हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वहाँ चौक बना है, वहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं और जो सम्मान समारोह एक यहाँ जयंती अवसर पर आज के लिए बुलाया गया था, उसका विरोध था। कौन थे वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का विरोध कर रहे थे? दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये हमारे देश के महापुरुष है, ये किसी जाति बंधन में नहीं बंधे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ कोई दलित समाज के ही एक आइकॉन नहीं है। दोस्तों, दलित समाज के भीतर से आना और उठकर एक महापुरुष बन जाना किसी उसी परिवार तक सीमित रहने वाली ये चीज़ नहीं है, ये पूरे देश के लिए सम्माननीय महापुरुष है। और भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, संविधान निर्माता हम जिनको कहते हैं, उनकी जयंती धूमधाम के साथ पूरे भारत में हर पार्टियों के नेता, हर पार्टियां, हर संगठन, हर कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। फिर क्यों इस गांव में ये विवाद उत्पन्न हुआ? दोस्तों, एक गेहूगांव में भी इस प्रकार की काफ़ी दिन पहले चर्चाएं सुनी थी कि वहाँ एक भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क रखने का विरोध हो रहा है, चौक रखने का विरोध हो रहा है। उसके बाद में वहाँ चौधरी चरण सिंह जी के मूर्ति का अनावरण भी हुआ, शानदार कार्यक्रम भी हुआ। वो विवाद हालांकि दब गया या निपटा लिया गया गांव वालों की सूझबूझ के साथ। तो क्या जटान गांव में भी ग्रामीणों की सूझबूझ के साथ इस मामले को, इस प्रकरण को नहीं निपटाया जा सकता? क्यों वहाँ भारी पुलिस तैनात करनी पड़ी, प्रशासन को पहुँचना पड़ा? कौन लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं? आखिर उनके विरोध का जरिया क्या है, रीज़न क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं वो? हर किसी को ये स्वतंत्र अधिकार है, वो किसी भी महापुरुष, नेता और पार्टी से वो विलोम रख सकता है, उनको अपना आइकॉन बना सकता है, उनको वो चाह सकता है, उनके कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, उनके नारे लगा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके पीछे आज धरना प्रदर्शन भी किया गया और कई लोग आज धरना प्रदर्शन पर भी आए, बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। विक्रम सिंह राठौड़ कांग्रेस के नेता है, वो भी आए, शिवनाथ लांबा, मुकेश चोपड़ा आदि अनेकों लोग दोस्तों इस धरना प्रदर्शन पर आए। और मुकेश चोपड़ा ने तो यहाँ तक भी कहा कि कल भी हम इसका विरोध करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे साथ आए। और विक्रम सिंह राठौड़ ने एक बात कही दोस्तों, इस प्रकरण को लेकर आज धरना प्रदर्शन जब हो रहा था तो कुछ लोगों द्वारा पहले भी अंबेडकर की जो प्रतिमा वहाँ है उस पर सफ़ेदी पोत दी गई थी। तो वो बहुत गलत किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में समझा बुझा के उस को वापस पुनः ठीक कर दिया गया और एक प्रकार से शांति स्थापित हो गई थी। विवाद ऐसा लग रहा था जैसे जटान गांव में अब नहीं होगा, लेकिन रह रहकर दोस्तों वो चीज़ जो है वो दबी हुई एक प्रकार से चिंगारी की तरह आगे बढ़ती रही। और आज जब जयंती समारोह था तो प्रशासन को वहाँ भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। ये खुशी की बात है कि शांतिपूर्ण हमारे तमाम आसपास क्षेत्रों तक में, नौर भादरा, राजगढ़, तारनगर हो, तमाम गांव हो, भादरा तहसील के तमाम गांव हो, सभी में भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 132वीं धूमधाम के साथ और शांतिपूर्ण संपन्न हुई है।
दोस्तों बिरानी गांव में भी इस प्रकार से शानदार जयंती समारोह आयोजित किया गया और बादरा के अंबेडकर भवन में भी इस प्रकार से भीमराव जी अंबेडकर की जयंती मनाई गई। विधायक महोदय बलवान पुनिया स्वयं यहाँ पहुँचे, अनेक यहाँ नेता भी मौजूद रहे। और इसके अलावा दोस्तों VDS प्लेस में भी एक शानदार कार्यक्रम किया गया, भीमराव जी अंबेडकर की जयंती मनाई गई। फिर जुलूस के रूप में मोटरसाइकिल सवार और आदि लोगों ने रैली निकाली, ढोल नगाड़ों के साथ दोस्तों एक रैली जुलूस के रूप में भी वो कस्बे के बाज़ारों से गुजरे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की बात करें तो चट्टान गांव में तो है ही, अनेकों गांव में, छानीबड़ी गांव हो, अनेकों गांव में जयंती समारोह मनाया गया। और बजरंग सहारण युवा नेता, किसान नेता, उनके कार्यालय में केक काटकर भीमराव जी अंबेडकर का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। अनेक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डुड्डी द्वारा दोस्तों सुबह आज 10 बजे भीमराव अंबेडकर चौक पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया और अपने समर्थकों के साथ भीमराव जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। संजीव बेनीवाल की बात करें तो अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भी भीमराव जी अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया। और भी नेताओं द्वारा दोस्तों अपने अपने कार्यालयों में कार्यक्रम करके दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होकर भीमराव जी अंबेडकर की जयंती कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो इससे कहीं ये नहीं लगता कि कोई ये एक वर्ग विशेष से है या फिर एक वर्ग विशेष ही इनको पूरे देश में मानता है। दोस्तों ऐसा कदापि नहीं है। और पूरा समाज, पूरे वर्ग के लोग, पूरा देश, पूरे राज्य भीमराव जी अंबेडकर की जयंती को धूमधाम के साथ मनाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो हम बात करेंगे राखी गांव की बेटी समता पुत्री कृष्ण डेवा का, क्योंकि सीकर में आयोजित एक महिला कबड्डी लीग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका चयन हुआ है दोस्तों। और अगला मैच ये दुबई में खेलेगी। साफ संदेश भारत की टीम की तरफ से समता बेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो पटुआ गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ और ये पहला हादसा नहीं है जो पटुआ के पास हुआ है। ऐसे दर्जनों हादसे दोस्तों पिछले लंबे समय से इस पटुआ के एक सीमित से क्षेत्र में दिखाई देते हैं। आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्यों एक सीमित से निश्चित से क्षेत्र में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है, इसको कैसे लिया जाए? क्या कोई सड़क में इस प्रकार की खामी है या कोई ऐसा मोड़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सड़क भी बराबर ठीक ठाक बनी हुई है और ऐसा भी नहीं है कि मोड़ है, पेड़ बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ से आने वाले वाहन की स्पीड और वो दिखाई नहीं देते, उसका अंदाज़ा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। दोस्तों कल की अगर हम बात करें तो 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। एक बादरा की तरफ से जा रहा था और एक दोस्तों हिसार की तरफ से आ रहा था और दोनों में एक सांड अचानक सड़क के ऊपर आया और उसको बचाने के चक्कर में दोस्तों दोनों ट्रक आपस में भिड़े और उस दोनों ट्रकों में जब आपस में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई तो 2 लोग उनमें सवार थे, उनकी मौत हो गई। एक तो ट्रक चालक था जो आस मोहम्मद गुंगराला हापुड़ का यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उसके साथ एक अन्य था जो कि नरेश कुमार पतलवाड़ी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला ये था दोस्तों। तो ये दोनों मर गए, 7-8 लोग इसमें घायल भी हुए। और इसके अलावा इसी एक्सीडेंट के दौरान पटुआ का एक व्यक्ति भी था, बाइक सवार दोस्तों, राकेश पुत्र मेनपाल, जो कि बाइक लेकर पीछे से आ रहा था और जो ट्रक में है वो उनकी बाइक टकराई और उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। तो 3 लोगों की इस हादसे ने, भीषण हादसे ने जान ले ली। आखिर कब थमेंगे ये भीषण सड़क हादसे? दोस्तों हमने बार बार साफ संदेश भारत के माध्यम से भी कहा है कि ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए जो धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा अनेक ऐसे सोशल वर्किंग के कार्य भी करते रहते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम पर भी ध्यान दें कि जो खुले में पशु जो घूमते हैं सड़कों पर, बाज़ारों में,
उनको रेडियम के पट्टे लगाए या उनका कुछ इस प्रकार से उचित उनकी उनकी देखभाल करें, उनका बंदोबस्त करें, उनको नज़दीकी गौशालाओं में दोस्तों जमा करवाए, भर्ती करवाए। उनको इस प्रकार की व्यवस्था अगर स्थापित हो तो सड़कों के ऊपर इस प्रकार से होने वाले जो दुर्घटना और हादसे हैं उनमें कमी आ सकती है। इस प्रकार के कार्यक्रम कोई भी संगठन चला सकता है। आप इन गायों की रक्षा भी कर सकते हैं, सुरक्षा भी कर सकते हैं, इनकी सेवा भी कर सकते हैं, उनको गुड़ दे सकते हैं, उनको चारा दे सकते हैं, उनके गले में रेडियम के पट्टे डाल सकते हैं, उनको उचित जगह गौशाला में भी उनको पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम भी क्षेत्र से चलने चाहिए ताकि इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। और हम बात कर रहे थे उससे एक सीमित क्षेत्र की, तो हो सकता है कोई इसमें विशेष किसी प्रकार की कोई खामी रही हो, चाहे वो किसी प्रकार की खामी हो, हम उसका अब यहाँ पुख्ता तौर पर उसका जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन अन्य खबरों की ओर दोस्तों रुख करें तो आज एक बहुत बड़ी खबर पूरे देश से आई है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने सम्मन जारी किया है। शराब जो तथाकथित शराब घोटाला था और उसी तथाकथित शराब घोटाले के चक्कर में जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो प्राय ये कहते और इस प्रकार से माने जाते हैं कि वो किसी फाइलों पर इस प्रकार साइन नहीं करते हैं, तो क्या उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्यों उनको समन दिया गया है, उनका क्या फॉल्ट है, किस प्रकार से उनका इन्वॉल्वमेंट इस तथाकथित शराब घोटाले में हो सकता है। दोस्तों ये सीबीआई के अधिकारियों की जांच उस सूची में होगा जो सवालों की सूची है, लेकिन देखने वाली बात है एक दो दिन में वो भी सामने आ जाएगा। 16 अप्रैल को अर्थात परसों बुलाया है अरविंद केजरीवाल को, क्या वो जाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। अब से 1 घंटे पहले जब आप समाचार देख रहे हैं 6 बजे प्रारंभ हुई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उच्च नेताओं की, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और एक बैठक भी चल रही है और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले थे। तो उस बैठक में क्या निकल कर आएगा, क्या वो आरोप लगाएंगे। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी अब तानाशाही कर रही है और जो नेता उनके पीएम मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आवाज़ बुलंद करता है, उनको अब ईडी, सीबीआई आदि जांच एजेंसियों से उनको यातनाएं दी जाती है। एक प्रकार से उन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और पुलिस ने वहाँ जिस प्रकार से कल एक इनकाउंटर किया था, उस इनकाउंटर को लेकर भी तरह तरह के सवाल जवाब देश में सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हैं। और उस सुर्खियों के पीछे क्या है और किस प्रकार की जो है भू माफियाओं पर कार्रवाई है, ये क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जारी रहेगी, इसे ये भी देखने वाली बात है। इसके ऊपर भी हम अगर मुख्य अपडेट कोई देश की होगी तो वो संक्षिप्त में आपको ज़रूर बताएंगे। फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान लगातार परेशान है दोस्तों, भादरा क्षेत्र के किसान। और 2022 का जो खरीफ फसल का बीमा क्लेम आया, सैटेलाइट आधारित मात्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान, उसको लेकर किसानों में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है दोस्तों। और 2020-21 का भी अभी बकाया पड़ा है खरीफ फसल की बात करें तो दोस्तों ये बीमा क्लेम अब कब आएगा, क्या ये फसल बीमा क्लेम बीमा कंपनियों द्वारा रोका गया है, क्या जनप्रतिनिधि इसको लेकर अपनी भूमिका ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे हैं, क्या विपक्ष इसको पर्याप्त मुद्दा बनाकर इस मामले को उठा पा रहा है, किसानों को न्याय दिला पाने में सक्षम है। दोस्तों ये बड़े सवाल है और ये सवाल आपके भी जहन में होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो चुनाव हुए, आपने देखा सारी प्रक्रियाएं। और 2 दिन पहले जिस प्रकार से 3 निर्वाचित और 4 निर्विरोध निर्वाचित हुए और सातों के सातों सभी के सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए, उससे एक प्रकार ये लगने लगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस या कामरेडों को पछाड़ दिया है। और दोस्तों कल 13 अप्रैल को जो
क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था। उसमें मात्र एक आवेदन ही आए। 10 से 11 बजे के बीच में आवेदन का समय था और उस समय के दौरान एक आवेदन ही आए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए। और निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ डाका अध्यक्ष चुन लिए गए और निर्विरोध रूप से ही महावीर बेनीवाल उपाध्यक्ष चुन लिए गए भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही। और भाजपा ने जमकर खुशियां मनाई। भाजपा के कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। रंग गुलाल के साथ होली खेलते हुए कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। मिठाइयां बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया और भाजपाइयों को कम से कम जो मुंसरी की हार थी, ब्लॉक की एक उपचुनाव हुआ था, उस हार का बदला लेने का भी एक अवसर ये मिला। लेकिन ये प्राय देखा जाता है सोसाइटियों के चुनाव ये दोस्तों किसानों से संबंधित ये चुनाव है और एक प्रकार से किसानों के लिए ये सोसाइटियाँ बनी है और किसानों के हित में ही इसमें कार्य होते हैं। तो क्या इसमें किसानों के हित के मामले में अब भारतीय जनता पार्टी ही किसानों की पसंद बन रही है? ये बड़े सवाल है दोस्तों। क्या और पिछड़ते जा रहे हैं? उनको साबित करना होगा कि वो भी इन सोसाइटी के चुनाव में किसानों के बीच है और किसानों की समस्याओं को उजागर करना, उठाना सत्ता पक्ष विपक्ष सभी का एक प्रकार से बराबर का अधिकार है, बराबर का उनका कार्य है। कौन कितना ईमानदारी से करता है ये तो दोस्तों देखने वाली बात है और पब्लिक भी सब समझती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की ओर, तो आज हमने एक अनाज मंडी की भी कवरेज की थी दोस्तों। वो भी आप चैनल पर उसकी कवरेज का वीडियोस लगा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। मंडी परिसर में जो 1 साल पहले सड़क बनना प्रारंभ हुई थी, 7वें महीने में 2022 को ये सड़क बनना प्रारंभ हुई थी और इसका उद्घाटन हुआ था इसी 2023 के जनवरी माह में। विधायक बलवान पुनिया द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था और इसका उद्घाटन भी किया गया था। ये एक बहुत अच्छी बात है। किसी भी विधायक के कार्यकाल में ये एक उपलब्धि होती है कि उद्घाटन और शिलान्यास दोनों ही कार्यक्रम अगर किसी विधायक के कार्यकाल में, सांसद के कार्यकाल में होते हैं तो रियल विकास कार्य ये होता है दोस्तों। हम आपको ये इसलिए कवरेज करनी पड़ी और इसलिए ये बता रहे हैं कि सड़कों के जो विकास कार्य विधायक बलवान पुनिया की तरफ से अच्छे खासे तादाद में सड़कों की संख्या आप देख सकते हैं निर्माण हो रहा है, चल रहा है वर्तमान में। तो क्या वो पैमाने के साथ हो रहा है? क्या सड़कों का निर्माण हमारे पास गांव से भी कुछ सड़कों जो नई बनी है दोस्तों और वो उखड़ चुकी है, वो उनकी क्वालिटी बेहद घटिया है, ऐसी खबरें आई है, आपको दिखाएंगे भी। बढ़िया सड़क बनी है वो भी दिखाएंगे विकास कार्य की, और जो अगर घटिया निर्माण हुआ है तो वो भी उजागर करेंगे। संभवतः हो सकता है विधायक महोदय के ये चीज़ें संज्ञान में ना हो और विधायक महोदय के संज्ञान में आने के बाद अगर वो इस पर अमल नहीं करते हैं, इसकी भरपाई के लिए जिन्होंने इस प्रकार की गफलत की है उनको अगर पनिशमेंट नहीं दे पाते हैं तो ये एक अलग उनकी प्रॉब्लम है और जनता को ये देखना है, विधायक को ये समझना है कि उनका हित कहाँ है, किस प्रकार से है। तो दोस्तों इस सड़क की हमने कवरेज की और पाया कि मात्र 3 महीने पहले इस सड़क का उद्घाटन हुआ था। ये बनकर पूरी तरह से तैयार हुई थी और ये जब तैयार हुई उसी समय कुछ ही दिनों बाद में इसके टूटने की खबरें आने लगी और हमने आज जो कवरेज की है उसमें दिखाया भी है। इस सड़क के बीच बीच में गड्ढे बन गए थे जिनको दोबारा बाद में माल डालकर उनको भरा गया था। और आज हमने ये भी दिखाया किस प्रकार से गाड़ियों के टायरों से दोस्तों मंडी में जाहिर है अनाज से भरी हुई गाड़ियाँ आती है, बहुत ज़्यादा आवाक नहीं आती है मंडियों में, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ आती है, ट्रैक्टर आते हैं, ट्रालियाँ आती है और उनके जो दबाव को अगर नहीं सह पाए तो वो सड़क का निर्माण आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने बारीकी से जूम करके भी उसको दिखाया था किस प्रकार से सड़क के अंदर से कंक्रीट निकल रहे हैं। अगर 3 महीने में कोई सड़क टूटना प्रारंभ हो जाए और उसमें दोस्तों जो पेचवर्क का सा कार्य करना पड़ जाए, आपको गड्ढे भरने पड़ जाए, तो फिर उस निर्माण कार्य को आप क्या कहेंगे? क्या वो निर्माण कार्य पैमाने के साथ हुआ है? 5 वर्ष की गारंटी पीरियड वाली इन सड़कों को ठेकेदार जब बनाते हैं
तो उनका 5 वर्षों तक एक प्रकार से दायित्व होता है उनकी देखरेख के लिए। किसी एक विधायक के कार्यकाल तक तो कम से कम ये सड़कें चले। ये कार्यकाल ही अभी 6-7 महीने का शेष है और इसी वर्ष में ये सड़क बनी है और इसी वर्ष में ये टूटनी प्रारंभ हो गई। तो ऐसे निर्माण कार्यों का क्या करे? क्या जनता इस समय संज्ञान लेगी? क्या विधायक महोदय इसमें संज्ञान लेंगे? क्या अपनी 2-3 गाँवों की जो अन्य सड़कें टूटी है उसमें संज्ञान लेंगे? क्या इसके ऊपर संज्ञान लेंगे? ईमानदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ क्या इन विकास कार्यों में जो त्रुटियां आ रही है उनको भी आप देखेंगे, या फिर आप खाली अपने विकास कार्यों का जो श्रेय है आपको लेना चाहिए वो ही लेते रहेंगे? दोस्तों, जो कार्य नहीं हुए हैं वो भी आप करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि आपको पुणे आना है। आपका राजनीतिक एक क्षेत्र है और आपको इसमें वोट बैंक की राजनीति भी करनी है, आपको विकास कार्य भी करवाने हैं, जनता के बीच भी रहना है, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी बढ़ना है, विकास कार्य भी करवाने हैं। और ऐसे में विकास कार्य अगर घटिया बनाकर कोई ठेकेदार आपके इस छवि को खराब करता हो, प्रभावित करता हो, तो आपको संज्ञान भी लेना है। इतनी काबिलियत भी आप में होनी चाहिए। और इन ऐसी कवरेज से या इस प्रकार की जो घटिया निर्माण की खबरें आपके सामने आए तो उसमें आपको ऐतराज़ करने की बजाय उसमें सुधार करना चाहिए और ईमानदारी के साथ इनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, 3 महीने में टूटने वाली सड़क कैसे कोई विकास कार्य हो सकती है। दोस्तों, हम विधायक बलवान पूनिया के एक एक विकास कार्य को आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है, मीडिया से हम विलोम करते हैं, एक एक विकास कार्य को भी दिखाएंगे। और जहां विकास कार्य नहीं हुआ है, जहां विकास की गाड़ी गांव में नहीं पहुंची है, डाणी में नहीं पहुंची है, वहां भी हम जाकर इन चीज़ों को दिखाएंगे। और जो विकास कार्य आप घटिया निर्माण करवाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे। फैसला जनता को करना है कि बलवान पूनिया ने किस प्रकार से विकास कार्य करवाए हैं, क्या वो स्टिक है, क्या बलवान पूनिया क्षेत्र की जनताओं के लिए विकास कार्यों की दृष्टि से आने वाले समय में भी इतने ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सारे सवाल जनता के दिमाग में होने चाहिए। जनता को इनका जो प्लस और माइनस पॉइंट है वो सारा का सारा तय करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हम शीशे की तरह, आईने की तरह आपको अपने विकास कार्य और आपको अपनी लापरवाहियाँ और नेगलेंसी और जो नकारापन है वो सारे के सारे दिखाते रहेंगे और उनको देखकर जनता को फैसला करना है। क्योंकि वोट इन नेताओं को, चाहे कोई पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, भूतपूर्व विधायक हो, नया चेहरा हो, जनता को वोट देने हैं और जनता को ही विकास कार्य में अपनी भागीदारी निभानी है और वो जनता के ही काम आने वाले विकास कार्य हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कवरेज ज़रूर बताइएगा। 7 बजे के बुलेटिन में आप हमें सुझाव देकर भी और अन्य कवरेज क्या करें, किस प्रकार की करें। अब दोस्तों, हमने एक निर्णय लिया है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, तो एक एक वर्तमान मौजूदा विधायक के विकास कार्यों को भी बताएंगे और पूर्व विधायक के विकास कार्यों से कंपैरिजन भी करेंगे। किसने अच्छा विकास कार्य करवाया, किसने कितना करवाया, किसने किस क्षेत्र में अत्यधिक कार्य करवाए, किसने किस क्षेत्र में कम करवाए। और जनता जो है दोस्तों, ये फैसले जनता करती है। फिर हम आपके सामने आंकड़े रखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज 14 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में मैं बताऊं आपको। तो आज दोस्तों भीमराव जी की, अंबेडकर की जयंती आज धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जा रही है। 132वीं जयंती 1891 में उनका जन्म हुआ था और आज सूर्य भगवान जो है वो मेष राशि में प्रवेश किया है और प्रवेश आज दोपहर को मेष राशि में हुआ। तो 15 मई तक ये मेष राशि में ही सूर्य का प्रवेश रहेगा और वैशाख मास की आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। और दोस्तों, आज ही के दिन 1919 को राम प्रसाद जो बेगम
है दोस्तों, उनका जन्मदिवस भी आज के दिन हुआ था। और इसके अलावा 1957 को आज ही के दिन के सिवन जो कि वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष मामलात के, अंतरिक्ष में अनेकों शोध इन वैज्ञानिकों ने किए हैं दोस्तों। उनका, इस महान वैज्ञानिक का आज ही के दिन जन्मदिवस भी है। धूमधाम से देश भर के लोग इनका जन्मदिवस मना रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं। आदमपुर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। नरमा 8,120, सरसों के भाव 5,160, ग्वार के भाव 5,425 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं के भाव 2,040, जौ के भाव 1,836 रुपये प्रति कुंटल रहे। फतेहाबाद मंडी में सरसों बिकी 4,815, कपास के भाव 9300, जबकि नरमा के भाव 7,780 रुपये प्रति कुंटल है। और इसके अलावा नोहर में ग्वार के भाव 5,424, जो कि जौ के भाव 1,925, गेहूं के भाव 2,040, चना के भाव 4,705, सरसों के भाव 4900, जबकि तारा मीरा बिका है 5,200 रुपये प्रति कुंटल, मूंग 7,700 रुपये, मोट के भाव 6,606 रुपये प्रति कुंटल बिके। आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में नरमा बिका है 8,013, कपास के भाव 9,950, सरसों 4,775, गेहूँ 2,125, जबकि जौ बिके 1,900 रुपये प्रति कुंटल। और आज मौसम का मिजाज बताए तो दोस्तों 14 अप्रैल को आज 32 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहा। गर्मी अब बढ़ने लगी है, पारा अब तेज़ी के साथ बढ़ने लगा है। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवाएं चली। बादल नाम मात्र के थे, 10 से 20% बादल आज दिन भर और रात्रि तक भी छाए रहेंगे। 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर लगभग देर शाम तक बना रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों 15 अप्रैल को क्या रहेगा मौसम का मिजाज? 28 से 37 डिग्री दिन में, 39 से 41 डिग्री आज से 1 डिग्री कल ज़्यादा रहने वाला है। तो गर्मी आज से ज़्यादा और बढ़त क्रम में ही अभी आपको मिलेगी, लेकिन 2-4 दिन तक 40-41 तक ही टेम्परेचर सीमित भी रहेगा। और इसके अलावा बात करें 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन भर कल चलेगी और 10 से लगभग 30-40% बादल आसमान में छाए रहेंगे। रात्रि को 20 से 25% बादल आसमान में रहेंगे। 28 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन भर और कल रात्रि को रहेगा, जबकि 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवाएं चलेगी। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।